हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घरों में। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टीच स्मार्ट। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली 2 वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत, और इसमें हमने बात की थी पाठ 1 की कविता वह चिड़िया जो। इस कविता के हमने भावार्थ और प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। आज हम पाठ 2 की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बचपन, और इसे लिखा है कृष्णा सोबती जी ने। कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखा हुआ पाठ है। इसमें काफी सारी बातें हैं जिसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में हमसे बहुत सारे अनुभव साझा किए हैं। उनके लिखे हुए इस संस्मरण में आज हम उनके बचपन के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। संस्मरण यानी कि अतीत की वो यादें जो काफी महत्वपूर्ण होती हैं, जिसे हम बार बार स्मरण करना चाहते हैं, जिसे हम बार बार याद करना चाहते हैं, वो हुआ संस्मरण। तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं हमारे पाठ 2 पर, जिसका नाम है बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। सबसे पहले उन्होंने पहली लाइन में ही आपको ये कह दिया कि मैं तुम्हें आज अपने बचपन की तरफ ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में सब लोग मुझे जीजी कहकर पुकारते हैं। तो बच्चों, जैसे उन्होंने बताया कि उनकी जो उम्र है, उन्होंने उसका अंदाजा दिया है आपको कि मैं इतनी बड़ी हो सकती हूँ जितनी बड़ी तुम्हारी दादी, या आपकी जो नानी है, जो उनकी उम्र है वो उनके बराबर होंगी, या फिर बड़ी बुआ और बड़ी मौसी के बराबर हो सकती है। परिवार में वो सबसे बड़ी हैं, और जो बड़े लोग होते हैं उनको सब जीजी कहकर पुकारते हैं। तो यहाँ कृष्णा सोबती जी, जिन्होंने अपने बचपन की यादें हमारे साथ इस पाठ में उन्होंने जिक्र किया है, उसके बारे में बताया है हमें, तो वो कह रही हैं कि उनको सब जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। वो कहती है कि हाँ, मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे कि मैं बड़ी हो गई हूँ। सयानी यानी समझदार, काफी समझदार और बहुत ही सुलझी हुई, ऐसा उनको महसूस होता है कि उम्र में भी बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, ऐसा महसूस करती है। शायद इसलिए, क्योंकि उन्होंने साथ में ये भी जोड़ दिया, शायद इसलिए कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, इसलिए मुझे ऐसा अब महसूस हो रहा है। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, लहंगे, घरारे और चूड़ीदार घेरदार कुर्ते। तो बच्चों, इस पाठ में कृष्णा सोबती जी कह रही हैं कि जब वो बड़ा महसूस करने लगी और उन्हें ये भी लगा कि शायद वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, तो ऐसा महसूस हो रहा है उनको कि वो सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है। और उन्होंने ये भी बताया, लेकिन अब जो उनके कपड़े पहनने के ढंग है, उस तरीके में काफी बदलाव आया है। बहुत कुछ बदलाव हुए। किस तरह के बदलाव? जैसे कि वो कह रही हैं कि पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी। किस किस तरह के कपड़े? उन्होंने सारे रंग बताए। नीला हो गया, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। उन्होंने 5 रंग यहाँ पर हमें बताए। तो आपको ये सारे रंग पता भी होंगे, आपके पास भी ऐसे कपड़े होंगे। लेकिन अब वो क्या कह रही है कि मैंने ये सब रंगों के कपड़े पहने थे, और अब कैसा मन कर रहा है? अब मन कर रहा है कि सिर्फ सफेद ही पहनूं, हल्के रंग पहनो, गहरे रंग कपड़े नहीं पहनने। और पिछले दशकों में उन्होंने बोला कि मैंने तरह तरह की ड्रेसेस पहनी, अलग अलग तरह के कपड़े पहने। किस तरह के? जैसे पहले उन्होंने बोला कि फ्रॉक आप सबने देखी होगी, जो छोटी लड़कियां पहनती हैं, उन्होंने फ्रॉक पहनी जिसमें थोड़ा सा घेरदार होता है वो कपड़ा। निकर वॉकर, जो वॉकर भी है, जो स्कर्ट है वो वॉकर की तरह भी है, मतलब बीच में स्टिचेस लगे हैं। आप उसे निकर की तरह भी यूज कर सकते हैं और स्कर्ट की तरह भी। स्कर्ट, कंप्लीट स्कर्ट, सिर्फ स्कर्ट ही है। लहंगे जो है वो भी उन्होंने पहने। गरारे, जो आजकल ट्रेंड में चल भी रहा है, आप देखते हैं टीवी पर, गरारे, शरारे, इस तरह की ड्रेसेस। या फिर चूड़ीदार और घेरदार कुर्तों की बात की जाए, उन्होंने हर एक तरह के कपड़े पहने। चूड़ीदार जिसमें चुन्नटें काफी पड़ती हैं, घेरदार जिसमें बहुत घेर है, बहुत कपड़े का उसमें प्रयोग किया जाता है,
और जिसे पहन के बहुत अच्छा लगता है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। वो कहते हैं कि मुझे बचपन का एक फ्रॉक अभी भी याद है, आपको भी याद होता होगा। अगर कोई आपकी बहुत फेवरेट ड्रेस है, कोई ऐसा कपड़ा, कोई ऐसी ड्रेस जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, उसे आप कभी नहीं भूलते, बिल्कुल ऐसे ही ये भी नहीं भूले। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक। वो फ्रॉक कैसे थी, उन्होंने याद कराया कि वो नीले रंग की और पीली धारी वाली फ्रॉक थी। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, गोल कॉलर था बिल्कुल गोल वाला, और बाजू पर गोल कफ जैसे उठा हुआ होता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसी ड्रेसेस जहाँ पे पफ बना होता है, बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। कितनी अच्छी तरह से उन्होंने अपने उस जो उनकी फ्रॉक है उसके बारे में हमें बताया कि हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नटों वाली घेरदार फ्रॉक थी और नीले गुलाबी रंग की उसके नीचे फ्रिल थी। फ्रिल यानी कि जो फ्रॉक है, फ्रॉक के सबसे नीचे का हिस्सा, वहां पर एक एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़कर उसमें चुन्नटे डालकर, उसमें चुन्नट डालकर ऐसे प्लेट को मोड़कर उसे और भारी कर दिया जाता है। और जब उसको पहनकर ऐसे गोल गोल घूमते हैं तो वो जो फ्रिल है आप उसे देख सकते हैं, उसे कितनी अच्छी ग्रेस आती है, कपड़ा कितना सुंदर लगता है, फ्रॉक बहुत प्यारी लगती है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई ड्रेस है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, उसके बारे में आप 4 लाइनें लिखिए। कोशिश करिए कि आप उसको इस तरह से बता पाए कि उसमें क्या क्या कलर्स, कौन कौन से रंग हैं उसके अंदर, वो किस तरह से है, कैसे आप बताएंगे, क्या डिजाइन है। चलिए आगे चलते हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उन दिनों में उन्होंने बताया कि जब फ्रॉक होती थी उसके ऊपर की जेब में रुमाल होता था। आज की तारीख में अगर आप ऐसी फ्रॉक देखें तो आप उसे कंपेयर, आप उसकी तुलना कर सकते हैं कि पहले कैसे कपड़े थे और अब कैसे हैं। बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। रिबन स्कूल में जो लड़कियां उनके लिए कंपलसरी होता है, जरूरी होता है कि आप 2 चोटी करें और उसमें रिबन लगाएं, तो तब रंग बिरंगे रिबन इस्तेमाल किए जाते थे। चलन था मतलब वो जिसे हम कहते हैं ट्रेंड चल रहा है, आजकल फैशन चल रहा है, तो उस वक्त उसका चलन था, यानी सभी लोग लगाते थे। लेमन कलर का प्लेटो वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। लेमन कलर, लेमन यानी कि जो आपका नींबू है जैसे येलो रंग, पीला, तो लेमन कलर वैसा, उस वाला बिल्कुल वैसा कलर। और कैसा था, प्लेटो वाला गर्म फ्रॉक जिसमें प्लेट्स पड़ी हुई थी और गर्म कपड़ा, यानी कि मौसम ठंडा रहा, और नीचे फर टंगी थी। फर जिसमें जैसे आप देख सकते हैं, जो फर है वो टेडी बियर्स वगैरह में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, सॉफ्ट टॉयज जो आप यूज करते हैं। 2 ट्यूनिक भी याद है, और एक चॉकलेट रंग का बोला, और अंदर का कोटी प्याजी, जो अंदर की जो कोटी थी वो प्याजी कलर की थी। प्याजी यानी कि प्याज के रंग की, अनियन कलर। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद टोपी। कॉम्बिनेशंस भी बता दिए कि किस कपड़े के साथ कौन से कपड़े को जोड़ा गया और कैसे उनके रंगों का सही इस्तेमाल किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि चॉकलेट रंग और ग्रे कलर और जो कोटी थी वो प्याजी रंग की थी, तो कितनी सुंदर लगती होगी उनको। वो ट्यूनिक्स, अपनी फ्रॉक, सब कुछ याद है। अगर आपने देखना है कि ट्यूनिक कैसा दिखता है तो अभी आप इसको इंटरनेट पर डालकर सर्च भी कर सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, और आपको वो सारे सैंपल्स जो ड्रेसेस के हैं वो मिल जाएंगे। अब चलते हैं अगले पेज पर। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। बचपन में क्या होता था, ये जो कृष्णा सोबती जी हैं उनको आज भी अपने ये भी याद है कि उनकी जुराबें कैसी थी। स्टॉकिंग्स यानी कि जुराबों की तरह ही जो हल्की स्किन कलर की जुराबें होती है, लाइट, वो स्टॉकिंग्स है, वो भी इनको आज भी याद है। और इन्होंने एक बड़ी ही खास बात बताई कि बचपन में इनको अपनी जुराबें और अपनी जो मोजे हैं, जुराबें यानी कि खुद धोने पड़ते थे, और ये उनको सख्त मनाही थी कि वो उसे नौकर या अपनी नौकरानी को नहीं देंगे, ये बच्चों को खुद ही करना पड़ेगा। तो आप भी सोचिएगा आप अपने घर में कौन कौन से काम खुद करते हैं, जैसे कृष्णा सोबती जी किया करती थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते, जब जूते ब्रश या कपड़े से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो उन्होंने क्या कहा कि इतवार जो होता था इनका ऐसा होता था कि उनको सब बच्चे एक साथ बैठ जाते, वो क्या करते थे, अपने जूतों को पॉलिश किया करते थे और ब्रश से रगड़ते थे, और जितना रगड़ते थे
उतना वो उसकी जो चमक है वो उभरने लगती है। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने अपने शूज पॉलिश किए हैं, अपने जूतों को पॉलिश किया होगा, तो उनको पता होगा कि जब हम उसे बार बार रगड़ते हैं तो उसके वो कैसे चमकने लगते हैं। तो ये सब काम उनको संडे के दिन मिलते थे, एतवार को वो यही करते थे। सर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। अब क्या कहा इन्होंने कि बूट पॉलिश करना इन्हें वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, इनको बहुत मजा आता है। हालांकि अब इन्होंने क्या कहा कि भले ही आज के समय में अलग अलग तरह के जूते आ गए मार्केट में, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग कंपनीज के जूते, और पहले से कहीं ज्यादा अच्छे हैं, जिसको हम कहते हैं बहुत कंफर्टेबल है, बहुत आरामदायक है, जिसमें कोई परेशानी नहीं होती बच्चों को। लेकिन उनके समय में क्या होता था, जब उन्हें जूते मिलते थे तो साथ ही उनके साथ एक काम और जुड़ जाता था, और वो होता था छालों का इलाज। तो छालों का इलाज कैसे शुरू होता आगे देखते हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। आपने रुई देखी होगी, कॉटन। और जब ये लोग जाते थे लंबी जगह पर सैर करने तो वो इन सब के पास होती ही थी। क्यों होती थी? जूता लगे तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। जूता लगा तो मतलब जूता कैसे लगेगा? जूता लगने का मतलब हुआ कि जब वो जूते पहन के जाते थे लंबी सैर पर या फिर चल रहे हैं तो पैर कटने लग जाता था। अगर वो टाइट है या उसका साइज फिट नहीं आ रहा है तो आपने देखा होगा, तो पैर में छाले पड़ जाना या फिर पीछे से कटने लग जाना, स्किन कटती है। तो ऐसा वो जो रुई थी वो इलाज भी होता था कि अगर जूते से आपको चोट लगना शुरू हो, नुकसान होना शुरू हो, तो आप रुई को और मोजे के अंदर आप उसको जुराब के अंदर रख ले। फिर कृष्णा सोपति जी कहती हैं कि बहुत फर्क आ चुका है, हमारा बचपन और आपका बचपन बहुत अलग है। काफी सारी चीजें, जैसे और क्या क्या चीजें अलग है। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। अब ये एक और चीज थी इनके लिए, ये एक मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। उनकी नाक पहले से ही कि आज शनिवार है, आज क्या होगा। आज इनके लिए ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पहले से ही रखा होता था कि आज आपको पीना है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपको पिलाया जाए तो कितना मुश्किल काम होगा। ऐसा ही इनके लिए भी था। अब ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल ये बताते हैं। ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल की हम बात कर रहे थे। ऑलिव ऑयल ऑलराउंडर तेल होता है, जैसे हम कह सकते हैं वेजिटेबल ऑयल, या फिर हम इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारी त्वचा और बालों पर भी बहुत अच्छे, इसके हम फायदे की बात करें तो वो हमें नजर आते हैं। और ज्यादातर हम इसे कुकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। तो घर में जो माताएं हैं या फिर हमारी दादी नानी, इन लोगों को इन सब चीजों के फायदे पता है। घर में आप अपनी मम्मी से भी पूछ सकते हैं। कैस्टर ऑयल जो है वो एक वनस्पति तेल होता है जिसे हजारों सालों से इस्तेमाल किया जाता रहा है, और ये काफी अच्छा तेल है, जिसे हम कैस्टर बीन्स के रूप में भी इसका नाम हमने सुना होगा, हम जानते होंगे। और ये भी जो तेल है, दोनों तरह के तेल इन बच्चों को पिलाए जाते थे। तो जैसे ही शनिवार आता था इनको ये तेल पीना पड़ता था, इसलिए इनको पहले से ही गंध आने लग जाती थी कि आज तो शनिवार है और आज हमें कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल पीना पड़ेगा। वाकई एक मुश्किल काम था। अगर हमें पीना पड़े तो हमारे लिए भी मुश्किल है। आगे चलते हैं। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते हैं, उन्हें देखते ही मितली होने लगते हैं। मितली यानी कि उल्टी आना। और जो शीशे के ग्लास होते हैं, जैसे आप सपोज ये ग्लास है तो ग्लास के ऊपर पहले से ही निशान हुआ करता था कि यहाँ इतने ml और 5 ml 10 ml 15 ml तो कितना पीना। आपने दवाई देखी होगी, जब आपको खांसी आती है तो क्या करते हैं, हमें डॉक्टर जो दवाई देते हैं उसके ऊपर एक छोटा सा ढक्कन होता है, उस ढक्कन के ऊपर निशान लगा होता है। ऐसे ही इनको पहले से ही घर में एक ग्लास शीशे का रखा था जिसमें नाप कर इनको दवाई पिलाई जाती थी। और क्या कहती हैं आगे कि जैसे ही वो जो हम दवाई को देखते थे कि आज हमें ये पीना पड़ेगा, तो वो सोच कर पहले से ही उनको मितली होने लगती थी। देखते ही उनको मितली होने लगती थी। उन्हें लगता था कि बस अब नहीं तो तब नहीं, उल्टी हो जाएगी।
मुझे आज भी लगता है कि अगर हम दवा ना भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगाड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो कहती हैं कि अगर हम वो शनिवार, उन्होंने नाम ही रख दिया उसका कि वो शनिवारी दवा थी, अगर हम नहीं भी पीते उन्हें लगता है तो हमारी सेहत का कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बल्कि हम ठीक ही रहते। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। कहती हैं कि मैं आपको बताऊंगी कि हमारा बचपन, यानी हमारा आज का बचपन और उनका बचपन, उन दोनों में कितना फर्क है, और हमारी जो दिलचस्पियां यानी हमारी रुचि है, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, हॉबीज कहते हैं, उसमें कितना फर्क आया है, उसके बारे में भी मैं आज बताऊंगी। याद रहे, उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। तो क्या कहते हैं कि याद रहे कि आप इस चीज को ध्यान में रखें कि जब इनके जमाने में क्या होता था, रेडियो और टेलीविजन नहीं हुआ करते थे, जबकि आज के जमाने में हमारे पास कितना कुछ है, बहुत कुछ अवेलेबल है हमारे पास। हमारे पास रेडियो है, टीवी है, हमारे पास इतने सारे टेक्नोलॉजी के गैजेट्स हैं, जिसको हमारे हाथों में एंड्रॉयड फोन है, हर किसी के हाथ में है, लैपटॉप है, हम बहुत कुछ यूज करते हैं। लेकिन तब ग्रामोफोन हुआ करते थे, और बचपन के खाने पीने की चीजें भी बदल गई हैं। जैसे बोला कि बचपन की जो कुल्फी थी वो आइसक्रीम में हो गई है, जो कचौड़ी समोसा था वो पैटीज में बदल गया है, और शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत अब कोक और पेप्सी में आने लगे हैं। पहले वो वैसे ही खाया करते थे, तब कोक नहीं हुआ करती थी, तब होता था लेमनेड विमटो मिलती थी। तो बहुत सारी चीजें जो उनके बचपन में थी वो है तो आज भी, लेकिन उनके नाम बदल गए, उनके रूप बदल गए, कहीं ना कहीं बदलाव हुए हैं। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेकर्स और डेविको रेस्ता की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो शिमला और दिल्ली में ये बच्चे क्या थे, ये शिमला में भी पले और दिल्ली में भी पले। तो इन बच्चों को क्या था, वेंगर्स और डेविको जो रेस्टोरेंट था उसकी जो चॉकलेट थी और पेस्ट्री थी वो काफी मजा देने वाली होती थी, इनको बहुत मजा आता था। और भाई बहनों की ड्यूटी क्या लगती थी कि इनको शिमला मॉल से जाकर ब्राउन ब्रेड लाना पड़ता था, जो आज हमारे लिए बहुत ही आसानी से दुकानों पर मिल जाती है, लेकिन इन्हें स्पेशल इनकी ड्यूटी लगा करती थी। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। इन्होंने कहा कि जो मॉल था वो ज्यादा दूर नहीं था इनके घर से, तो एक छोटी सी चढ़ाई को पार करना पड़ता था, ये जाते थे और गिरजा मैदान, उस जगह का नाम है गिरजा मैदान, वहां पे पहुंच जाते और वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, और जब ये वहां पहुंचते तो जो दुकान हुआ करती थी, जो कन्फेक्शनरी काउंटर था, वहां पर तरह तरह की अलग अलग तरह की पेस्ट्रीज रखी होती थी, और जो चॉकलेट की खुशबू थी वो भी इनके मन को काफी भाती थी, बहुत अच्छा लगता था। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा लेके खाती थी। तो जो कृष्णा सोबती जी हैं ये बताती कि इनको हफ्ते में एक ही बार छूट मिलती थी कि ये चॉकलेट ले। आजकल हम तो कभी भी ले लेते हैं, लेकिन तब इनको एक ही दिन छूट मिलती थी। और इन्होंने बोला कि मेरे पास सबसे ज्यादा चॉकलेट का और टॉफी का स्टॉक रहता था, यानी काफी सारी चीजें उनके पास इकट्ठा रहती थी। और ये कभी भी जब ये खरीदती थी तो खड़े खड़े नहीं खाती थी, ये क्या करती थी, ये बहुत संतोषी थी, बहुत पेशेंस था इनके अंदर, धैर्य था। तो ये क्या करती थी, घर जाती थी, लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी, और रात का जब खाना खाकर सब लोग अपने अपने बिस्तर में जाते, ये भी रात का डिनर करके बिस्तर में लेटकर फिर मजा ले लेकर खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, सोचते ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट और एक गजब की चीज, आग पर भूने जाते हैं और फिर छिलके उतार कर मुंह में। मतलब
अभी भी ये बहुत सारी चीज़ों को याद करें कि उस टाइम, उस वक्त इनके बचपन में किस किस तरह के फ्रूट, कैसे कैसे फल खाए जाते थे। जैसे इन्होंने बोला काफल, आप सब इसको इंटरनेट पर जरूर देखिएगा। अगर आपके पास फलों का चित्र है तो उसमें ढूंढिए कि काफल कैसा दिखता है, खट्टे मीठे होते हैं, उसका स्वाद कैसा होता है। और इन्होंने उसका रंग, उसका टेस्ट सब कुछ बताने की कोशिश की कि कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, कुछ रसभरी और कसमल। और इन सब फलों को जब याद करते हैं तो क्योंकि वो पहले से उन्होंने खाया है तो उन्हें उसका स्वाद भी याद आ जाता है। और चेस्टनट भी जरूर देखिएगा कि कैसा दिखता है और कैसे खाया जाता है। ये भी बताया कि आग पर भुना जाता है और फिर छिलके उतारकर सीधा मुंह में। चने जोड़ गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोड़ गरम की पुड़िया जो तब थी वो अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे की तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये गाना आज भी मिल जाएगा कि चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम। तो ये क्या कह रहे हैं कि उस वक्त इनके बचपन में ये जो चने की बात करें उस वक्त बहुत खाया जाता था, अनारदाने का चूर्ण। और क्या किया करते थे, चने और जोड़ गरम की जो पुड़िया होती थी कागज का कोन बनाकर, जैसे अपने मेहंदी की कीप देखिए ऐसे ही आपको भी दिख जाएंगे। जो लोग चने बेचते हैं वो ऐसे कागज, पुराने कागजों की पुड़िया बनाते हैं गोल गोल, नीचे से कोन आइसक्रीम की तरह और ऊपर से खुला हुआ होता है और उसमें डाला जाता है। और निरा हाथ का कमाल, मतलब सिर्फ और सिर्फ हाथ का ही कमाल है उसमें। और उसमें डाला जाता था चना और उसको लेकर बड़े ही मजे से लोग खाते थे। और गाना कौन सा था जो आपको बताया, और स्कूल के हर एक बच्चे को आता था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। आप भी देखिएगा ये गाना। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते हैं, मतलब उस पर कहते हैं कि काफी तेज मसाला उसके ऊपर छिड़क दो, स्प्रे कर दो। तो उन्हें बहुत मजा आया करता था जब वो तेज मसाला बुरकवाते थे। तो उन्हें बहुत, वो इतना स्वाद लेकर खाया करते थे कि जो पूरा उनका मैदान था जिसका नाम गिरजा था, उस मैदान तक पूरा घूमने तक वो एक पुड़िया वो खाते रहते थे, वो ही चलती रहती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। तो उन्हें बहुत स्वाद आया करता था उस पुड़िया के साथ में। वो चने भी खा रहे हैं, अपना एक एक कदम उठा रहे हैं और उसमें आनंद लिया करते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर एक बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता है। तो कृष्णा सोबती जी बताती हैं कि बचपन में शिमला में एक जगह है जिसका नाम है शिमला रिज। बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही प्रसिद्ध। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे, गूगल पर देखेंगे तो उसका चित्र आपको दिख जाएगा। तो वहां पर उन्होंने कहा कि बहुत मजे किए हैं और घोड़ों की सवारी भी की है। और शिमला के हर एक बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल जाता है कि वो घुड़सवारी कर सके। तो आइए चलते हैं अगले पेज पर। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी कहने लगी कि न जाने क्यों हम जो वहां पे जो घोड़े थे उनको हम सोचते थे कि वो थोड़ा कम ही समझते थे, उनके बारे में ज्यादा अच्छा नहीं समझते थे, उनके ऊपर हंसते थे, मजाक किया करते थे। ननिहाल यानी नानी के घर के वहां के घोड़ों की बात हो रही, काफी हृष्ट पुष्ट, मतलब हेल्दी थे, बहुत अच्छी थी। उनका जो स्वास्थ्य था वो बहुत बढ़िया था, वो खूबसूरत भी थे, लेकिन फिर भी वो उन पर हंसते थे और उनको अच्छा नहीं समझते थे, थोड़ा कम ही समझते। और कहा कि इनकी बात हम फिर कभी करेंगे। आगे चलते हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो जब शाम होती थी तो रंग बिरंगे गुब्बारे हुआ करते थे। पहाड़ जिसका नाम जाखू था, बड़ा ऊंचा चर्च था वहां पर, और वहां की चर्च की घंटियां बजा करती थी और दूर दूर तक उनकी आवाज फैल जाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कि जो प्रभु यीशु हैं वो इस संगीत से स्वयं कुछ कहना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं।
दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल कि जब शाम होती, सूर्यास्त का समय होता था, तो वो सामने दिखाई देता था। और उस चित्र का उन्होंने वर्णन किया है कि उन्हें कैसा दिख रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। जैसे जब आप सूर्यास्त हो तो आप बाहर जरूर देखिएगा कि आसमान आपको कैसा नजर आ रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, कौन कौन से रंग उसमें उभरते हैं। और दूर दूर के फैले पहाड़ों के मुखड़े, पहाड़ों के बारे में लिखा कि उनका जो मुख है, उनका जो मुंह है, वो कैसा देख, उनमें बत्तियां, जो लाइटें हैं वो टिमटिमाने लगी, उसमें लाइटें जलने लगी। और रिच की रौनक वो तो अलग ही थी, क्योंकि वो तो उसकी जो रौनक है उसको शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल ही है। स्कैंडल पॉइंट की भीड़, स्कैंडल पॉइंट वहां पे एक जगह है, उसका नाम है स्कैंडल पॉइंट। वहां पर बहुत सारे लोग हुआ करते थे, वहां का शोर। तो उन्होंने लिखा कि स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। वो जो भीड़ उभर रही थी वो भी वहां पर उन नज़ारों के बीच में हुआ करती थी। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। वहां एक स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी, जिसके बारे में बता रहे हैं कि वहां क्या था, एक बड़ी खास चीज थी। और वो थी शोरूम की में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था। और इसकी पटरियां, वो छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, वो वहां मॉडल में बनाई गई थी। और एक तरफ क्या था, लालटीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी हुई सुरंगें। ये मॉडल बहुत ही प्यारा था, जिसे वहां रखा गया था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। तो जिस सदी में कृष्णा सोबती जी का जन्म हुआ था, ये कह रहे हैं कि उस सदी में सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी यही रही होगी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के सामने एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो कृष्णा सोबती जी कह रहे हैं कि जब वो जो दुकान के सामने जो मॉडल था, उस सदी में सबसे पुरानी गाड़ी तो वही थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि हवाई जहाज भी देखने को मिल जाया करते थे। आजकल तो बहुत ही आम है कि हम सब ने देखा है। तो दिल्ली में भी जब वो आए, क्योंकि वो शिमला भी रहे और दिल्ली भी, तो जब दिल्ली आए तो कभी ऐसी आवाज आती थी तो बच्चे दौड़ के बाहर आया करते थे देखने के लिए। और ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा भारी पक्षी जो है वो उड़ा जा रहा है, उसने अपने पंखों को फैला रखा है और वो उड़ रहा है। और अभी वो कहते ये देखो, और इतने में वो गायब हो जाता था, क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी, उसकी स्पीड बहुत तेज थी। और एक दुकान और थी उसके साथ जिसको वो कभी नहीं भूली, और वो दुकान थी वो चश्मे की दुकान, जहां उनका पहला चश्मा बना था। और वहां पर आंखों के जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे। ये दो दुकानें वो कभी नहीं भूली। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब को कहा, दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो जब उनको चश्मा लगा, उनकी आंखें जब कमजोर हुई, उनको चश्मा लगा, तो सब लोग उनके चेहरे की तरफ ही देखा करते थे और उनसे पूछते थे कि आंखों में कोई तकलीफ है क्या, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसे सवाल पूछ लिया करते हैं। और आश्चर्य से पूछते कि इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। अपनी सलाह दिया करते थे सब लोग कि आप दूध पिया करो, ख्याल रखा करो, इस उम्र में ऐनक नहीं लगनी चाहिए। तो वो क्या किया करती थी, डॉक्टर साहब का कहा हुआ फिर से दोहरा देती थी, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया
तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो डॉक्टर साहब ने कृष्णा सोबती जी को कहा था कि तुम्हें ये चश्मा उतर जाएगा, तुम इसे लगाओ, लेकिन आज तक उनको वो चश्मा उतरा नहीं। और वो इसका कसूरवार, इसका जिम्मेदार वो खुद को मानती हैं, क्योंकि वो क्या किया करती थी, उन्होंने अपनी गलती भी बताई कि दिन के रोशनी को छोड़कर रात को लैंप के सामने बैठकर वो काम किया करती थी। तो इसलिए इसका जिम्मेदार वो खुद मानती हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं करता होगा, सब दिन की रोशनी को ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे। और जब उनको चश्मा लगा तो उनका चचेरा भाई था, वो उनको उसने छेड़ना शुरू कर दिया। अब वो कैसे छेड़ता है देखिए, उसने क्या कहा, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो वो ये कहकर कृष्णा सोबती जी को छेड़ने लगा और सब खूब हंसे इस बात के ऊपर। मैं खींची क्यों मुझ पर यह दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। कृष्णा सोबती जी कहती हैं कि मुझे गुस्सा आया, खींच आ रही थी क्योंकि वो मेरे ऊपर लिखा गया था, पर शेर बुरा नहीं था, लिखा तो अच्छा ही था कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी, फिर उतारी फिर पहनी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। कहने लगे कि जब वो सभी लोग चाय पीकर चले गए तो उसके बाद कृष्णा सोबती जी अपने कमरे में जाती हैं और अपने आप को उन्होंने शीशे में देखा और वहां पर वो चश्मा पहनती हैं, उतारती हैं, पहनती हैं और बार बार देखती हैं। और वो शायरी भी याद करती हैं जो उनके चचेरे भाई ने उनको बोली और उसको दोहराती हैं कि सूरत बनी लंगूर की। तो एक बार अपने आप को कहती नहीं नहीं, सूरत ऐसी तो नहीं है, एक बार कहती हाँ हाँ। और फिर उन्होंने क्या किया, इसी के चलते उन्होंने एक टोपी अपने भाई की वो उठाई और अपने सिर पे रख ली। थोड़ा अलग सा लगा उनको, अजीब भी लगा, अच्छा भी था, मजाकिया भी लगा। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। आपने देखा होगा जब कुछ लोग पहली बार चश्मा लगाते हैं तो अजीब से लगते हैं, लेकिन जब एक लंबे समय तक वो चश्मा लगाते हैं और फिर वो चश्मे को कभी नहीं लगाए, बीच में कभी किसी दिन को उतार दे तो बड़ा अजीब सा लगता है, उनका चेहरा खाली खाली लगने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही कृष्णा सोबती जी के साथ भी हुआ। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों को ओढ़ना और कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो कृष्णा सोबती जी कहती हैं कि वो टाइम उन्हें याद आ गया, वो टोपी भी, वो काला चश्मा भी, वो फ्रेम भी और वो लंगूर की सूरत भी। और आजकल वो ज़्यादा कुछ इन दिनों जब वो इस उम्र में आ गई हैं, जब हम दादी की उम्र और नानी की उम्र की बात कर रहे हैं, तो वो शिमला में अब टोपी लगाना ही पसंद करती हैं। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहती है कि मेरे पास अब कई तरह के रंगों की मैंने टोपियां अपने पास रख ली हैं। और कहाँ दुपट्टों को ओढ़ना, अब कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। उनके पास इतनी सारी कलेक्शन हो गई है, इतनी सारी टोपियां उन्होंने अपने पास रख ली है। तो बच्चों, यहाँ पर आकर उन्होंने अपने बचपन की यादों को ख़त्म किया है, जहाँ बचपन से लेकर अब तक की उन्होंने सारे अनुभव हमें अपने साथ बताए। हम उनके बचपन से लेकर उनकी इस उम्र तक उनके साथ साथ इस पाठ में हम पढ़ते आए, हमने देखा और जाना। और इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्रश्न उत्तर की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कृष्णा सोबती जी के बचपन की यादें काफ़ी अच्छी थी और आपने भी उसका आनंद लिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके प्रश्नोत्तरों के साथ। धन्यवाद।